वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्क की सियासत को डिस्कस करेंगे क्योंकि हलचल जारी है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहां पर अहम सियासी पेशरफ सामने आई है, जहां राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अदलिया के ढांचे में भी बड़ी पेशरफ्त हुई है 27वीं यानी तरमीम को लेकर। 27वीं यानी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असरनो तश्कील कर दी गई है, जिसका बाज़ाब्ता एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन नामजद किया गया, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। तरमीम के बाद इदारा जाती शफाफियत, तवाज़ुन और मौसर अदालती कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए नए अरकान की शमूलियत को अहम कदम भी करार दिया जा रहा है। साथ ही साथ रात को भी कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, जो धरने दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर और जानी पहचानी शख्सियत, आप उनको एबीएन पे भी देखते हैं, कमर जैदी साहब मौजूद हैं। जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया गज़ल ने, तो मैं वही बात आपसे करना चाहूँगा। वहाँ पे एक तब्दीली आई है, फैसल मुमताज़ राठौड़ वहाँ के वज़ीर आज़म बने, चंद महीनों में वो वापस ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे असम्बली भी उसकी मुद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या समझते हैं इन चंद महीनों में क्या कुछ टास्क होंगे मुमताज़ राठौड़ के सामने, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी यहाँ से कंटिन्यू करे, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर आए। चैलेंजेस क्या क्या हैं और इस एकदम से जो तब्दीली थी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, फैसल मुमताज़ राठौड़ जो हैं वो तकरीबन 8 महीने के लिए आएंगे और 8-9 माह उनके पास होंगे। उसके बाद इलेक्शंस होने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी को अपना वज़ीर आज़म लाने की। और फिर मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा कि पीपल्स पार्टी की ओपोजिशन जो है यानी मुस्लिम लीग नून, उसी ने वज़ीर आज़म भी बनवाया। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, गो कि उन्होंने काफ़ी अरसे सर्वाइव कर लिया, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता बना वो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज था, जिसके बायस जो है हमने ये देखा कि वहाँ पे एक फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ जो है फिर निगोसिएशन हुई। उस निगोसिएशन में तकरीबन आपके कैबिनेट मेंबर समेत एक हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको गारंटीज दी गई। और उस गारंटीज के बाद जो है फिर हमने ये देखा कि उन्हीं लोगों को, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला गया। तो वहां पे बेसिकली जो प्रोटेस्ट हुआ, जो इतने ज्यादा लोग निकले जो इस्लामाबाद की तरफ रुख करना चाह रहे थे, उस सारे मामले को मिस हैंडल करना एक बहुत बड़ी वजह बना। इससे कम भी चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जो है वहां पे आवाजें उठी थी। उसकी बुनियादी वजह ये वहां पे ओपोजिशन थी नहीं, जिसका खलापुर किया अवामी एक्शन कमेटी ने। मतलब वो कमेटी जो कि एक ताजर समेत कुछ नौजवान लोगों पर मुहित हो, उसने देखते ही देखते कबूलियत हासिल कर ली आज़ाद कश्मीर में और वहां पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि उसको रोकने के लिए आपको इस्लामाबाद से फोर्स भेजनी पड़ी। चौधरी अनवारुल हक साहब जो है उनके जो सियासी कैरियर भी है, इसके साथ वजीर आजम जितने अरसे तक रहे हैं उस पर तो काफी सवालात उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 8 माह पहले आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपने ये उठाकर पीपल्स पार्टी को दे दी। तो एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है, जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं हम तो हमें पता लग जाता है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है जब होने लगी, इससे कबल कहा गया कि जो है तहरीक अदम एतमाद पहले कश्मीर में आएगी, कश्मीर में वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएगा और उसके बाद फिर 27वीं आईनी तरमीम होगी। लेकिन अचानक फिर हमने ये सुना कि 27वीं आईनी तरमीम आई और उससे आते ही उसके रोक दी गई तहरीक अदम एतमाद और फिर कुछ अरसे डिले कर दी गई। और जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम पे वोट खत्म हुआ, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के जो है वजीर आजम बन गए। इस 8 माह की तब्दीली में आप ये देख के अंदाजा लगा लें कि हमारी सियासत में ले और दे तो होता है। 27वीं आईनी तरमीम पे आपको वोट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पे वजारत के मनसब से भी नवाजा जाएगा। लेकिन इस सारे सिस्टम में जो इमरान खान साहब बात करते थे कि ये मुक्मुका का निजाम है, आप जरा से डॉट कनेक्ट करें, आपको पता लग जाएगा कि वही पीएमएलएन जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में इक्तदार में, वही कश्मीर में उसकी ओपोजिशन करेगी। और ओपोजिशन भी ऐसे करेगी कि 8 माह के लिए उन्होंने अपना वजीर आजम बनाया और 8 माह के लिए उसी ओपोजिशन ने वजीर आजम बनाया जो उसकी ओपोजिशन करने जा रही है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये पाकिस्तान में
पाकिस्तान में होता है इस तरह की चीजें कि हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है ओपोजिशन में होगी पीपल्स पार्टी को, और विफाक में उसी की इत्तेहादी और उसी की वजह से हुकूमत खड़ी है। तो हम जब सवाल करते हैं मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी वालों से कि भाई आप कैसे ओपोजिशन करेंगे, विफाक में आप इत्तेहादी हैं कश्मीर, तो वो कहते हैं देखें वो दोनों के मामला तो अलग अलग है ना, लेकिन वो एक सिक्के के दो रुख ही नजर आते हैं आवाम को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा कंबर, अब थोड़ी सी 27वीं आई तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत से इस्तीफे भी आ रहे हैं, शायद अभी मजीद इस्तीफे भी आए सामने। फैसल साहब कल कह रहे थे, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि शायद अभी इस्तीफे मजीद जो आने हैं वो थोड़े से रुक गए हैं क्योंकि शायद जो वकला तहरीक है, पता नहीं बार्स उनके साथ देती है मजीद या फिर नहीं। थोड़ा सा ये बताएगा, बार बार ये सवाल हो रहा है कि अदालती निज़ाम पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। माजी में हमने देखा जिस तरह से तहरीकें चली थी, इस्तीफे आए, अब तो ऑथ्स भी ले रहे हैं, बहुत से जजेस ले चुके हैं, काम भी शुरू हो गया है, समातें भी हो रही हैं। आपको लगता है कोई चांसेस हैं कि इन इस्तीफों से कोई फर्क पड़ेगा और कोई वकला तहरीक दोबारा से हो सकती है? देखें, अपीरेंटली वकला तहरीक उठती भी उस तरह से नजर नहीं आ रही। वकला तहरीक के लिए एक मोमेंटम चाहिए, वकला तहरीक के लिए बार काउंसिल्स का साथ होना जरूरी है, वकला तहरीक के लिए वकीलों का निकलना जरूरी है, वकला तहरीक को एक सियासी जमात या फिर ओपोजिशन की हमायत जरूरी है। तो मैस मोबिलाइजेशन जब तक नहीं होगी, वकला तहरीक का होना ना होना बराबर है। हमने ये देखा कि माजी में अगर वकला तहरीक देखते हैं हम, जिस तरह से चौधरी इफ्तिखार साहब की थी, तो उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे अनासर थे जिसकी वजह से वो तहरीक कामयाब हुई, और फिर उस टाइम पे इतनी डिवीजन नहीं थी। अब तो हमें वकला में बड़ा वाज़ेह डिवाइड नजर आ रहा है। बार काउंसिल्स कहाँ पे खड़ी हैं? आजम नजीर तारड़ ग्रुप का इस टाइम होल्ड है, जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं एहसन बोन साहब उनके साथ हैं। तो इस ग्रुप का होल्ड है, जब तक इस ग्रुप का होल्ड रहेगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भारी तादाद में वकला निकलें और कोई मूवमेंट रन करें। दूसरा जो ग्रुप है वो हामिद खान साहब का ग्रुप है, और वो कोशिश यही करते हैं कि किसी ना किसी तरह से मोबिलाइज करें, लेकिन वहां पे भी हमें वकला इतने मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे। तो अपेरेंटली बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई तहरीक चले। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चल सकती है, फौरी तौर पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल जहां तक आपने बात की जजेस के इस्तीफों की, जजेस अपने तौर पर रिटालिएट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 इस्तीफे आ गए, लेकिन कोई आईनी बहरान नहीं क्रिएट हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 इस्तीफे अभी आज ऑफ नाउ जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि 4 जजेस ने जो है राब्ता किया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने अपने जो है प्रिविलेज जो बैलेंस होता है रिटायरमेंट के बाद उसको एनालाइज किया है। जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ये समझ रहे हैं कि अगर उनको ट्रांसफर किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी और कोर्ट में उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर, और चूंकि 27वीं आईनी तरमीम में आपने ये शिक रख दी है कि आपको ट्रांसफर कबूल करना होगा, अगर आप कबूल नहीं करते तो आप रिटायर्ड तस्वर होंगे। तो इससे कबल आप ट्रांसफर हो, इससे कबल के आपको या फिर जबरी तौर पर रिटायर हो जाएं, बेहतर ये है कि इज्जत से इस्तीफा दे दो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सोच है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? आईनी बुरान तो पैदा भी नहीं हो रहा, और सिर्फ ये जजेस की जानिब से रिटेलिएशन ही है क्योंकि वो शायद मातहत हो के काम नहीं करना चाहते, क्योंकि फैसला थोड़ा सा भी वो मुख्तलिफ देंगे या किसी की आरा के ऊपर अपनी आरा देंगे तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि उससे पहले ही आप इस्तीफा दे के साइड पे हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, उनको किसी और शहर भेजा जाए, और वो भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके फैसले बोलते हैं, या वो किसी ताकतवर को बुलाकर एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर देते हैं, या फिर वो हुकूमत के खिलाफ कोई फासले करते हैं, तो इस बुनियाद पर एक जो है ऐसा जज जो कि साथ रखता होगा वो बेहतर समझेगा कि वो इस्तीफा दे दे, रेदर देन कि वो कहीं दूसरे शहर दर बदर कर दिया जाए और वो फिर नौकरी करे। ये सरकारी ओहदा तो कोई मतलब उस तरह से नहीं है कि सरकारी मुलाजिम की तरह आप इसे ग्रेड 18 की तरह उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। जज की जो है सबसे बड़ी चीज होती है साख, और उसके बाद होती है अदलिया की आज़ादी। कि अदलिया की आज़ादी किस हद तक 27वीं आईनी तरमीम से मुतासर हो रही है, ये हम सबको पता है। बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन बोल रहे हैं कि आपने अदलिया का निज़ाम जो है मफलूज करके रख दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं इनसिक्योर हो गए हैं। उसकी वजूहात क्या है? सारी वजूहात जो है 26वीं और 27
27वीं आईनी तरमीम है। इन जजेस के इस्तीफों से क्या कोई फर्क पड़ेगा? ग्रेजुअली फर्क पड़ सकता है, मतलब यानी एक प्रेशर बिल्ड होगा, जाहिर बात है। 3 इस्तीफे अब तक आ चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, 1 लाहौर हाई कोर्ट से। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आते हैं तो जो वो आप मूवमेंट का कह रहे हैं, वकला मूवमेंट, या फिर आप कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ हलचल होगी, तो उसका एक मोमेंटम बनने में हम ये देख सकते हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ हमें थोड़ा सा जल्दी नजर आए। और फिर साथ ये भी हम कह सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल कोई जज रिटायरमेंट लेकर फिर उस तहरीक का हिस्सा बन जाए, कोई इंटरव्यूज दे, कोई बात शायद करे, तो फिर वो हमें जरा ज्यादा जल्दी तेजी नजर आ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ सूरत हाल काफी उन लोगों के कंट्रोल में है जिन्होंने ये सूरत हाल क्रिएट की है, एंड दे थिंक के कल हमने एक ट्वीट भी देखा ना, वो साद रफीक का, यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि अब ये इस्तीफों का मामला जो है वो काफी लंबा सारा ट्वीट था उनका कि अदलिया से होता हुआ पार्लियामेंट तक जाएगा। अच्छा कमर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब बहुत से लोग शायद इसको चैलेंज करना चाहते भी हैं, लेकिन अभी तक थोड़ा सा आप हमें समझाइएगा, चूंकि आपकी बात होती होगी बहुत से कानूनी माहिरीन के साथ। अब ये चैलेंज बहुत सारे लोग इसको करना चाहते होंगे और करना चाहते भी हैं, तो फिर ये कहाँ चैलेंज होगी? वही फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाएगी? फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज होगी। इससे काबिल 26वीं आईनी तरमीम जो चैलेंज हुई थी आईनी बेंच के सामने चैलेंज हुई थी, उसकी जो समातें चली थी उसमें टोटल डिस्कशन ही ये हुई थी कि उन समातों में कि आया कि ये आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुनेगा। तो ये बहस हो रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई। अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये बहस हो रही है कि पहली तो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें डिसाइड होंगी ना, कि 26वीं आईनी तरमीम को ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें क्या है वो भी वफाकी आईनी अदालत में होगी। फिर 27वीं आईनी तरमीम भी वफाकी आईनी अदालत में होगी। और सबसे बड़ा नुक्ता इस तमाम मामले में ये है कि इसी तरमीम के नतीजे में ये आईनी अदालत बनी है और इसी आईनी अदालत में ये तरमीम चैलेंज उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। तो मतलब यानी ये एक इट्स सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा कमर साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होगा, मुझे थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख भी बताइएगा कि फ्रॉम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब टिल आप अभी तक ले लें, उमर अता बंदयाल साहब को ले लें, साकिब निसार साहब को ले लें, व्हाट्सएवर, हर शख्स अपने फैसलों पे कहीं ना कहीं टिल्ट हमें नजर आया। किसी का टिल्ट नून लीग की तरफ था, किसी का पीटीआई की तरफ था, और ये नजरिया ज़रूरत के तहत भी फैसले हुए। अभी भी इसी वजह से कोर्ट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर कदगन लगाई गई है। इससे क्या बेहतर हो सकता था कि इस तरमीम के अलावा कुछ और कर लेती गवर्नमेंट? देखें, जहां आप ये बात करते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान ने क्या कुछ किया, 184(3) का इख्तियार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले लिया गया। 184(3) का वो इख्तियार था जिससे वो एग्जेक्टिव डोमेन में कुछ ना कुछ कर सकते थे। किसी मामले को इंसाफ करने के लिए आप मुदाखलत कर सकते हैं एग्जेक्टिव डोमेन में, आप डायरेक्टली केस अपने पास लगा सकते हैं। तो वो इख्तियार क्यों लिया गया? ये हमारे चीफ जस्टिस साहिबान का अपना करा धरा है। उसकी वजूहत ये हैं कि जस्टिस साकिब निसार ने जो कुछ किया वो डैम बनाने लग गए। फिर उसके बाद हम देखें उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ग्रुपिंग बड़ी तेज होगी, तो काजी फाइज ईसा ने माशाल्लाह से सबको पीछे छोड़ दिया और उन्होंने ऐसे मुतनाज़ तरीन फैसले किए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भूले नहीं जा सकते, जो काला धब्बा है पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में। तो इन जजेस ने अपने इख्तियारात खुद छिनवाए हैं और वो 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से छिनवाए हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखें कि इन जजेस ने खुद अपने साथ क्या किया है, अपने इदारों के साथ क्या किया है। और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास आपको पता है कि कितने केस पेंडिंग थे। 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास पेंडिंग। उनके पास 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है वो इससे काबिल जो सुमोटो इख्तियारात के केसेस आए थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में पेंडिंग। फिर उन्होंने बल्ले का जो फैसला किया वो मुतनाज़ा तरीन फैसला हो गया, फॉर्म 45-47 की कंट्रोवर्सी हो गई। तो इन जजेस ने अपने साथ क्या कुछ किया है, इन जजेस का ही रवैया ऐसा था कि जिसकी वजह से ना सिर्फ आज इदारा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह नजर आ रहा है, इन जजेस ने एक दूसरे की टांगे खींची, एक दूसरे के खिलाफ खतो खिताबत करते थे, एक दूसरे के जो खत हैं वो दूसरे शख्स तक पहुंचने से पहले मीडिया
पर जो है जारी होते थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस रिवायत की बुनियाद डाली थी और आज उसका नतीजा ये है कि इतनी क्लियर डिवीजन है, इतनी पोलराइजेशन है कि जजेस बिल्कुल को कमर, आप सही कह रहे हैं, इस्तीफे दे ताली के जाना दोनों पड़ हाथों रहा से है। बजती है और ये दोनों तरफ से ही हुआ है। कल भी हम इसी हवाले से डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू सो मच, कमर जैदी हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी। तमाम तर बातों पर उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तज्जिया किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी रह भी गई, चूंकि वक्त की कमी थी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।